हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये टॉपिक ज्यादातर बच्चों से जुड़ा होगा क्योंकि जैसा आपको पता है कि कई लाखों बच्चे जो हैं वो यूजी नेट का एग्जाम देते तो हैं, लेकिन उसमें से कुछ हजार बच्चों का ही नेट और जेआरएफ होता है। कई लाखों बच्चों में से कुछ लाखों बच्चों का नेट और जेआरएफ हर बार क्लियर नहीं होता। और ये जो क्लियर ना होने का जो सिलसिला है कि मेहनत करना, क्लियर ना होना, कहीं ना कहीं हमें बहुत परेशान कर देता है और हम सोचते हैं हमसे कहाँ कमी रह गई है, क्या चीज है जो हमको सेटबैक कर रही है, क्या चीज है जो हमको रोक रही है जिसकी वजह से हमारा नेट या जेआरएफ नहीं हो पा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूं और एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो कि आपको अगली बार अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप करना तो चाहते हैं लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही और आप सोच रहे हैं कि भाई अगली बार भी मुझे विफलता ही देखने को मिल सकती है, इस बात का आपको डर सता रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे पहले कि आप अगले बार के लिए अटेम्प्ट करें, अगले बार की तैयारी करना स्टार्ट करें, आपसे मैं 4-5 पॉइंट्स आज शेयर करूंगा और ये कड़वे हैं लेकिन सच हैं। अगर आप इनको जान जाते हो, समझ जाते हो, तो अगली बार आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है कि तू करेगा, तू फोड़ेगा, हो जाएगा नेट, हो जाए अब की बार नेट पार। भाई देखो, मोटिवेशन एक हद तक जरूरी होता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जोश से ज्यादा होश जरूरी है। पहले दिमाग को डेवलप करना जरूरी है और उसके बाद अगर आप मोटिवेटेड हैं तो वो फॉर्मूला मिल करके काम करता है। तो एक जो सिंपल इमीडिएट डोज होता है वो ये वीडियो नहीं रहेगा। एक ओवरऑल पूरी जो आपकी पढ़ाई का तरीका होता है उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करने वाला हूं। और अगर आप कई टाइम से अप्लाई कर रहे हैं और नहीं आपका क्वालिफाई हो पा रहा है तो आज मैं ऐसे पॉइंट्स की आज जिक्र करने वाला हूं जिसको समझ जाएंगे अगर आप, तो आप यूजीसी नेट क्या यूपीएससी भी होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और रिसेंट डेज में मैंने कुछ वीडियोस बनाए जिसमें काफी बच्चों का नेट जेआरएफ क्लियर हुआ, उस पर मैंने बनाया, बट ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है जिनका नेट जेआरएफ नहीं हो पाया है। तो जैसे मैं कहता हूं, पेपर उनका प्लेलिस्ट फ्री है, जरूर से देख लो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको डेली मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो, टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन कर लो जहां पे मैं आपको फ्री में चीजें प्रोवाइड कराता हूं। इसके अलावा पेड कोर्सेज भी हैं और टेस्ट सीरीज भी हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो के आखिरी में बात करेंगे। तो चलिए आते हैं मुद्दे पे और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट है, फेलियर इज नॉट द एंड। देखो भाई, जिन लोगों को चैलेंजेस लेने का शौक होता है, जब वो फेल होते हैं तो उनको थोड़ी प्रसन्नता होती है क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतनी बार फेलियर्स को ओवरकम किया होता है कि अगला जो आने वाला फेलियर है वो उनको चुनौती देता है एक तरीके से कि हाँ भाई, क्या हम ऐसी कमी है हमारी रह गई है, उसे फाइंड आउट करने में उन्हें मजा आता है। और वो जो फेलियर होता है एक्चुअली उनके उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन बन जाता है। मैंने देखा है ज्यादातर लोग जो है वो फेलियर से बहुत डरते हैं और बहुत निराश और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। देखो भाई, जीवन खत्म नहीं हो गया। अगर इस बार का नेट जेआरएफ आपका नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि नेट जेआरएफ जीवन का आपका आखिरी नेट जेआरएफ था, अब जो है नेट जेआरएफ बंद होने जा रहा है। फिर 6 महीने बाद होगा, फिर 6 महीने बाद होगा, फिर 6 महीने बाद होगा। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अगर इस बार आप फेल हुए हैं तो उस फेलियर को आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखना है कि कैसे आप अपनी कमियों को समझ सकते हैं और उन पे काम कर सकते हैं। इससे आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग बनेगी। यूजीसी नेट के एग्जाम में नहीं, जीवन में किसी भी दौर में जब आप फेल होते हैं और अगर आप ये अप्रोच लेते हैं तो आप कभी ब्रेक डाउन नहीं होंगे, आप कभी स्ट्रेस नहीं होंगे। आप हमेशा ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मेरे से क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हो पा रहा। और यकीन मानो, जब आप दिमाग अपना चलाओगे ना, मोटिवेशन को साइड में रखते हैं थोड़ी देर, जब आप अपना दिमाग चलाओगे ना तो आपको नई नई चीजें, नई नई इंसाइट्स देखने को मिलेंगी। तो रादर देन कि अपने सोसाइटी में क्या प्रचलित चीजें हैं उनको फॉलो करते जाएं, इससे अच्छा है कि आप अपना दिमाग चलाएं। आपके जो फेलियर्स हैं उसमें आपको नए नए सोल्यूशंस खुद से दिखाई देंगे, प्रोवाइडेड कि आपको अपना लॉजिकल माइंड चलाना है। अगला जो पॉइंट आता है वो हमारे लॉजिकल एक तरीके से कॉग्निटिव एबिलिटीज से ही जुड़ा है और वो है एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। हम में से काफी बच्चे हैं जो आंखें बंद करके पढ़ते हैं। जैसे घोड़ा होता है ना, तो जब घोड़े को पालतू बनाया जाता है तो उसके साइड से ब्लाइंड्स लगा दिए जाते हैं ताकि घोड़ा बस सीधे देखे। हमारे लिए किताबें और कोर्सेज भी वही काम करते हैं कि हमें लगता है हाँ भाई, ये कोर्स कर लेंगे तो मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, अच्छा ये किताब बहुत अच्छी हमने देखी है, इसको हम पढ़ लेंगे तो इतने ठीक हो जाएंगे। इतना आसान नहीं होता है, नहीं तो हर कोई किताब उठाए, कोर्स उठाए और नेट जेआरएफ कर ले। आपको एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप
पेपर दे के आते हैं, आपके अटेम्प्टेड जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वो आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको पूरी थॉरो एनालिसिस करनी है कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ, कौन सा आपका सही हुआ, और वो क्वेश्चन किस सेक्शन को बिलोंग करते थे। इससे आपको पूरा हिसाब निकालना पड़ेगा, पूरा हिसाब करना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन में आपकी कमी रह जा रही है, कौन सा सेक्शन आपका वीक है और कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है। तो प्रॉपर एनालिसिस करना जरूरी है। जितने भी लोग नेट जेआरएफ होते हैं, एटलीस्ट जितने भी लोग जेआरएफ होते हैं, वो इतनी बुद्धि रखते हैं, इतनी बुद्धि लगाते हैं कि वो हर एक चीज की एनालिसिस करते हैं। मुझे याद है जब मैं नेट जेआरएफ की तैयारी करता था और जब नेट जेआरएफ का इसी तरीके से आंसर की रिलीज होती थी, मैं अपने दोस्तों से पूछता था कि तुम्हारे कितने मार्क्स जो हैं वो आए हैं इस बार, तो क्या तुमने काउंट करे हैं अपने आंसर की के साथ। तो वो कहते थे नहीं नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है और जब सीधे रिजल्ट आएगा तभी मैं देखूंगा या देखूंगी कि मेरा के फाइनल क्या रिजल्ट आया है। बहुत बड़ी गलती है। आपका बस रिजल्ट आएगा, मान लो नहीं होता है तो डिप्रेस होकर के बैठ जाओगे, लेकिन उसके पीछे क्या बुद्धि लगानी चाहिए, फेलियर से आपने क्या सीखा, वो आपको एनालिसिस ही बताएगी। और मुझे लगता है 99.99 बच्चे जो हैं वो फेलियर के बाद एनालिसिस नहीं करते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, एप्लीकेशन फिर से भर देते हैं, फिर उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती, फिर स्ट्रेस हो जाते हैं और फिर जब नेट नहीं निकलता तो फिर दुखी हो जाते हैं। तो इस लूप से आपको बाहर निकलना है। इस जीवन में आपके बहुत साथी होंगे, आपके परिवार वाले होंगे, आपका जो भी जानने वाले होंगे, आपके हितैषी होंगे, लेकिन सबसे बड़ा हितैषी इस दुनिया में आपका अपना दिमाग है। तो उसे लगाओ, थोड़ी एनालिसिस करो, जो भी आपका स्कोर आया है कि कहाँ आपकी कमी रह जा रही है, और उस हिसाब से आगे काम करो। ये नहीं करोगे, भगवान भरोसे चलोगे तो चलते ही रहोगे। हो सकता है आपका अंधी में नेट क्लियर हो जाए, कोई बुक फॉलो करके, कोई कोर्स फॉलो करके, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर वही भगवान भरोसे वाली बात है, निकल गया तो अच्छा, नहीं निकला तो कोई बात नहीं, अगली बार अप्लाई करना। ओके, अगला पॉइंट आता है स्टडी इज नॉट एवरीथिंग। अगेन वही बात है घोड़े के ब्लाइंड्स वाली, कि हमें लगता है हाँ ये किताब पढ़ने से हमारा नेट निकल आएगा या फिर ये कोर्स लेने से हमारा नेट निकल आएगा। भाई देखो, स्टडी अपनी जगह है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, सही बात है, लेकिन एग्जाम में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं अच्छा स्कोर करने में। आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के आगे होते हो, आपकी कितनी प्रैक्टिस है कंप्यूटर पे काम करने की। तो जैसे मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड कराता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड, अगर वही आप लगाओगे तो आपकी स्क्रीन पे थोड़ी क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस होगी। कभी कभी हमारा कॉपी पेन पे तो दिमाग चलता है, हो सकता है हमने घर में बहुत प्रैक्टिस करी हो, लेकिन जैसे हम स्क्रीन के सामने आते हैं हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो स्क्रीन पे आपकी कितनी प्रैक्टिस है ये भी आपका स्कोर बहुत बढ़ाएगा। आप कितना कंफर्टेबल फील करते हो अपने चारों ओर के माहौल में, क्योंकि कभी कभी हम नर्वस हो जाते हैं और फिर हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो ये भी एक चीज है। डीआई में आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से आखिरी में करने हैं, कौन से बीच में करने हैं, ये भी एक स्ट्रैटेजी है, इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। तो केवल ये नहीं है कि हम ये किताब, मतलब वही आंखें बंद करके चले जा रहे हैं भेड़ चाल में, कि हाँ किसी ने किताब के बारे में बता दिया 10 जगह, हमें मार्केटिंग दिख गई किताब की या किसी कोर्स की, हाँ तो ये ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा। इसी मार्केटिंग के बेस पे आप देखते हो कितने सारे कोचिंग्स और कितने सारे इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं कि हमारे यहाँ से देखो ऑल इंडिया रैंकिंग 1 आया है, और आप देखते हैं होर्डिंग भी बड़ी बड़ी लगी रहती है कि हमारे यहाँ से पास आउट हुए हैं, और हम लोग आंखें बंद करके देखते हैं अच्छा ये हुए हैं, आप कैसे पढ़ाए, हम भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। भाई पढ़ना अपनी जगह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन उसके साथ आपको अपनी समझदारी भी रखनी है। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन जो एग्जाम के दौरान आपकी स्मार्टनेस होती है उससे भी आप बहुत अच्छा स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो अब बात आती है कैसे हमें ये स्मार्टनेस आएगी, कैसे हमें ये पता चलेगा। वो पता चलेगा भाई प्रैक्टिस करने से, क्योंकि वीडियोस आप जितनी भी देख लो, मोटिवेशनल देख लो, कुछ भी देख लो, स्ट्रैटेजी देख लो, है ना, अब जो है 50 में से 40 क्वेश्चन पक्के, 45 क्वेश्चन पक्के, ऐसे वीडियोस देख लो, थोड़ी देर के लिए चार्ज जरूर हो जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको कॉपी पेन उठा करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ेगी, किसकी करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस मत किया करो, बहुत ही फालतू के क्वेश्चंस होते हैं और जो मन से बना करके आपको दे दिए जाते हैं, उनको देख के आपको एग्जाम पैटर्न का रत्ती भर भी जो है ए भी नहीं पता चलेगा, और आपके मन में कॉन्फिडेंस उल्टा और आ जाएगा कि अरे मैंने देखो 100 मॉक टेस्ट लगाए और मैंने 90 क्वेश्चन सही होगा। ये सब बकवास है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको एक्चुअली गाइड करते हैं कि यूजीसी नेट वाले किस पैटर्न पे क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लगाओ,
और उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, किस क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ देना है, बाद में अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को जो है तुरंत अटेम्प्ट कर लेना है। ये सारी बातें जब तक आप पेन नहीं उठाओगे, कॉपी नहीं उठाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, चाहे स्क्रीन पे आप लगा रहे हो ऑनलाइन चाहे आप ऑफलाइन, जब तक आप अपना समय डेडिकेट नहीं करोगे तब तक आप बस ख्याली पुलाव पकाते रह जाओगे कि अभी ऐसे करूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा, परसों से स्टार्ट करूंगा। आपका एक्चुअल में कुछ नहीं हो पाएगा। तो जितनी भी मैंने बातें बताई उनके साथ ये जरूरी है कि आपको डेली प्रैक्टिस भी करना है। टाइम बांध लो जितना आपसे हो पाए। हम हमारे साथ क्या होता है कि हम बहुत जोश में आके टाइम टेबल तो बना देते हैं कि 7 घंटा पढ़ूंगा, 8 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन टिक नहीं पाते बहुत समय तक उस टाइम टेबल पे। ध्यान देना है ये आपको कि आपको जरूरी नहीं कि आप बहुत लंबे आवर्स का टाइम टेबल बनाएं। आप भले 1 या 2 घंटे की पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएं, लेकिन आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसको आप लंबे समय तक कंटिन्यू कर सको। हम जब बहुत लंबा टाइम टेबल बना लेते हैं, बहुत घंटे उसमें डाल देते हैं, तो वो लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाते। ठीक यही चीज डाइटिंग और वर्कआउट के साथ भी होती है। हमें जब जोश आता है कि हमें वजन कम करना है तो हम अपना पूरा खाना चेंज कर देते हैं, पूरा वर्कआउट रूटीन जो है बहुत लंबे आवर्स का कर देते हैं। लेकिन वहां पे जब आपको रिजल्ट्स चाहिए तो आपको इतना लंबा कुछ नहीं करना होता है, डेली का आपको घटाना होता है कैलोरीज को, और डेली थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करना होता है 45 से 60 मिनट का। सेम चीज यहाँ पे भी है कि कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, और डेली आपको मिनिमम जो है 1 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटा, मैक्सिमम मैं कह रहा हूं 4 घंटा, उससे ज्यादा मत बढ़ाना वरना एग्जॉस्ट हो जाओगे और बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस इज द की, ये आपको करनी ही करनी है। और फाइनली आता है इम्प्रोवाइजेशन। तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, धीरे धीरे आप कुछ सीख रहे हो, आपको उसमें इम्प्रोवाइजेशन भी करते जाना है। अगेन वही बात आती है, घोड़े नहीं बन जाना है कि ब्लाइंड्स लगे हैं, सर ने बोला है 4 घंटे पढ़ेंगे और ये पीवाईक्यू लगाएंगे तो बस वही रट लिया और करते जा रहे हैं। आपको खुद से भी समझना है कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूं, 1 महीने तक मैंने ये किया, मुझे और कितना समझ में आया। आपका दिमाग खुद ही आपको उत्तर देगा कि हाँ ये वाली चीज भी करके देख सकते हैं। कोई डीआई भी हो सकता है डेली एक लगाएं, हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका दिमाग बोले कि डेली एक लगा के देखते हैं। जब तक आपके दिमाग में ये इनसाइट नहीं आएगी ना इम्प्रोवाइजेशन की, तब तक आप दूसरों की बातें सुनते रह जाओगे, समझते रह जाओगे और होगा कुछ भी नहीं। जैसे होता है ना, काफी बच्चे कहते हैं सर आप अपने नोट्स दे दीजिए, आपके नोट्स हमें कहाँ मिलेंगे, हम नोट्स पढ़ लेंगे, हमारा नेट हो जाएगा, हमारी पढ़ाई। कुछ नहीं हो पाएगा। नोट्स भी जो होते हैं वो हमारे दिमाग से आते हैं। नोट्स का मतलब क्या है कि जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है हम उन्हें नोट कर लें। अब मेरे को कोई चीज नई नई मैंने सीखी है तो वो मैं अपने नोट्स में डालूंगा। हो सकता है आपके लिए वो चीज आपको पहले से आती हो तो वो आप अपने नोट्स में थोड़ी डालेंगे। हम नोट्स में वो चीज डालते हैं ना जो हमें लगता है काम की है और हो सकता है बाद में मैं भूल जाऊं, तो मैं नोट्स में डाल लेता हूं। आपको नोट्स भी अपने बनाने होते हैं, आपको स्ट्रैटेजी भी अपनी बनानी होती है, और उसके लिए दिमाग को खोलना पड़ेगा, कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान से समझो, लाखों बच्चे हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देते हैं और पास वही करते हैं जो इतना दिमाग खुला रखते हैं। और बहुत बच्चे हैं, 90% बच्चे जो हैं वो केवल भीड़ बढ़ाते हैं और वो बस उनके ब्लाइंड लगा रहता है। वो बस किसी को सुन लेते हैं कि मैं तो ऐसा ऐसा करता हूं, मैं तो दिन में जागता हूं, रात को पढ़ता हूं, या रात को सो जाता हूं, दिन में पढ़ता हूं। वो बस उसी को फॉलो करते रह जाते हैं, उनकी अपनी इनसाइट काम नहीं कर रही होती है। तो अपनी इनसाइट को जगाओ और अपने को खुद से मॉनिटर करो, वॉच करो कि मैं कैसी पढ़ाई कर रहा हूं, कहाँ मेरी पढ़ाई जा रही है, क्या मुझे अपने पढ़ाई में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। कोई फिक्स्ड कोई रूटीन नहीं है कि यार 3 घंटा मैंने बोला तो 3 ही घंटा पढ़ना है। हो सकता है आपको लगे 3 घंटा ज्यादा हो रहा है, उसको 1 कर दो, आपको लगे 3 घंटा कम हो रहा है, उसको 4 कर दो। ये कांस्टेंट जो दिमागी मंथन है वो चलते रहना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारी सोसाइटी हमारे दिमाग के मंथन के बारे में हमें नहीं बताती, हमें हमेशा रेडीमेड सॉल्यूशंस देती है। जैसे एग्जाम्स में भी देखो तो आपको बोला जाता है कि ये रट लो और इसी से आएगा। अब तक हमने ऐसे ही सारी की सारी क्लासेस पास करी हैं। हमारी सोसाइटी में भी कुछ सर्टेन नॉर्म्स हैं और बोला जाता है इसको फॉलो करो तो यू आर अ गुड मैन, आप अच्छे और संस्कारी व्यक्ति हो अगर आप ये सर्टेन चीजें करते हो। कभी भी हमारे दिमाग को मंथन के लिए नहीं बोला जाता है, और अगर आप दिमाग का मंथन नहीं करोगे तो आप एक भीड़ बढ़ाओगे केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सम्मिलित होने के लिए और पैसे खर्चा करके एनटीए वालों को दे करके उनका एक बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए।
तो मेरी अपनी आपको सलाह यही है, जेन्युइन सलाह है, एक बड़े भाई की तरह सलाह है कि जीवन में भले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो या लाइफ जीने की बात हो, सर्टेन रूल्स फॉलो करते हो ठीक है, लेकिन जब तक आप अपने दिमाग को नहीं चलाओगे, जब तक आप ये नहीं सोचोगे मैं अपने आप को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूं और कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, तब तक आपकी गाड़ी वहीं रुकी रहेगी। आपको लगेगा आप दौड़ रहे हैं, गाड़ी आपकी वहीं रुकी रहेगी। आप देखते हो आपके हाथ में जो फोन होता है उसके भी कई वर्जन्स होते हैं ना, कि एंड्रॉइड 14 आ गया, एंड्रॉइड 15 आ गया, सैमसंग S22 आया, अब नया मॉडल S23 आया। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने आप को इम्प्रोवाइज करती हैं, है ना, हर एक चीज दुनिया में अपने आप को इम्प्रोवाइज करती है। कोई भी चीज ऑलरेडी परफेक्ट होकर के नहीं आ जाती है हमारे सामने कि हम उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। हमारे साथ क्या होता है कि कल्चरली और सोशली जो है हमें कुछ ऐसी बातें सिखाई जाती हैं कि कोई सर्टेन चीज है जो एकदम परफेक्ट है और हमें उसको फॉलो करना है। ऐसे नहीं होता भाई, खुद को अपडेट और अपग्रेड भी किया जाता है। तो ये चीजों को आपको फॉलो करना है, और अगर इस वीडियो को देख के आपकी थोड़ी सी भी बुद्धि खुल जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि आपको खुद को अपग्रेड करना होता है। लाइफ केवल जीते रहने का नाम नहीं है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपको हमेशा ये देखना होता है अपने फ्लैशबैक में जाके, अपने पास्ट में जाके, कि मैं 1 साल पहले कैसा था। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार 1 साल पहले भी मैं ऐसे ही था, आज भी ऐसा ही हूं, तो आपकी कोई ग्रोथ नहीं हुई है। आपको अगर ऐसा लगता है कि यार 1 साल पहले तो मैं कितना बुद्धू था, मुझे कितनी चीजें नहीं आती थी और आज मुझे कितनी चीजें आती हैं, तो इसका मतलब आपकी तरक्की हुई है। तो ये इम्प्रोवाइजेशन का जो स्टेप है वो आपका निरंतर चलेगा। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने बताया कहीं से भी मिले, मैं भी आपको टेलीग्राम चैनल से फ्री में भी प्रोवाइड कराता हूँ, पेड भी मेरा चलता है, किताबें बहुत मिलती हैं, कहीं से भी मिले, दिन में कितने भी घंटे हो, आपको जो है एक रिलायबल टाइम जिसको आप कंटिन्यू कर पाओ, फॉलो कर पाओ लंबे समय तक, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। स्टडी के अलावा जो ज्यादा चीजें होती हैं वो आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएंगी कि केवल पढ़ना ही नहीं होता आंखें बंद करके, और भी बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन कब करना है। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना होता है। उसके बाद एनालिसिस की हमने बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ऐसा नहीं कि यार रिजल्ट आएगा हम तभी देखेंगे, हमें तो डर लगता है अपने आंसर जो है मिलाने में, ये सब करो, ये सब यही दिखाता है कि आप थोड़ा माइंड से कमजोर हो और आप नहीं झेल पा रहे हो, आप डर जा रहे हो, है ना। तो जहां ज्ञान है वहां डर है, जहां नहीं समझ में आ रहा, माइंड इतना एनालिटिकल नहीं है ना, तो वहां पे डर आ जाएगा कि अरे अरे हमें डर लग रहा है, हम तो सीधे रिजल्ट देखेंगे। तो उस डर को भगाने का क्या तरीका है, भय को पराजित करने का क्या तरीका है, ज्ञान तरीका है। तो ज्ञानी बनो, एनालिटिकल बुद्धि थोड़ी सी बनाओ। मेरी बातें हो सकता है बहुत कड़वी लग रही हो, या हो सकता है बहुत लोगों को चुभ रही हो, लेकिन भाई ज्ञान हो गया, कॉग्निटिव एबिलिटीज हो गई, जीवन में यही है और कुछ नहीं है। उसको आप बढ़ा लोगे ना तो इमोशंस भी आपकी पावर बनेंगे, और अगर ज्ञान नहीं है तो इमोशंस आपको ही डुबो देंगे एक तरीके से। कोई व्यक्ति है वो दिमाग नहीं है उसके पास, बहुत गुस्से में रहता है, बहुत मोटिवेटेड रहता है, तो कुछ ना कुछ गलत ही करेगा और अपना नुकसान कर देगा। लेकिन कोई व्यक्ति है वो समझदार भी है और उसके अंदर गुस्सा भी है, मोटिवेशन भी है, तो वो कुछ ना कुछ आगे कर ले जाएगा। तो जो इमोशंस है अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा साथी है वो ज्ञान है। तो एनालिटिकल बनो, चीजें अपने फेलियर्स की एनालिसिस करना सीखो कि कहाँ गलती हुई और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, है ना। तो यही पॉइंट्स है भाई, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर लिए, जीवन में कर लिए, तो आगे बढ़ोगे। और अगर आपको मेरी बातें यहाँ खराब लगी, क्योंकि देखो मैं आज बहुत खुशी से वीडियो बनाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि भाई इतने लाखों बच्चे जो हैं पेपर दे रहे हैं, कुछ हजारों का ही JRF नेट निकल रहा है। आप सबके लिए मैं खुश हूँ जिन्होंने मेरा कोर्स लिया, चाहे फ्री या पेड, और उनका नेट JRF निकला। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है इतने सारे लाखों बच्चों को देख करके कि भाई आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो। इतना कोई कठिन चीज नहीं है, केवल और केवल आपको एनालिटिकल होना है अपने सब्जेक्ट में और पेपर वन में, और थोड़ा सा टाइम लगाना है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ और उस पर काम करके देखो हो रही है या नहीं हो रही है, फिर अपने आप को इम्प्रोवाइज करो, है ना। तो इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। मैंने तो आपको 10-15 मिनट में बात बता दी है, लेकिन ये 10-15 मिनट की चीज है नहीं, ये है कई महीनों की या कुछ सालों की भी चीज हो सकती है। लेकिन आपको जो है अपना दिमाग लगा के ही आगे बढ़ना है, उसमें आपको टाइम जरूर लगेगा। मुझे लगता है बहुत बच्चे होंगे जो एक रटी रटाई पाथ पे ही उनको लगता है कि कोई मुझे बता दे और उस पर मैं चल जाऊं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना दिमाग जो है वो नहीं छोड़ना होता है। धीरे धीरे से ग्रो करने की कोशिश करो, एनालिसिस करो, अपने ही फेलियर्स की स्टडी करो और आगे बढ़ो। आई होप आप मैसेज को समझ गए होंगे। इसके अलावा कोर्सेज ऑनलाइन मैं भी देता हूं भाई, टेस्ट सीरीज मैं भी सेक्शन वाइज देता हूं, लेकिन मैं कभी ये नहीं क्लेम करता हूं कि हाँ ये कर लो हो जाएगा, क्योंकि
भाई मैं तो अपनी तरफ से पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि आप उसे कैसे ले रहे हैं। क्या आप ये कर रहे हैं कि ये कंटेंट लिखा है, मैंने वर्ड 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 पढ़ लिया, मैंने मन में सोच लिया कि मैंने पढ़ लिया, अगर दिमाग नहीं चलाया और पढ़ते चले गए तो भाई इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना। तो आपको अपना माइंड भी चलाना है, आपको बहुत सोच समझ के चीजों को पढ़ना है कि आपके अंदर भी वो जा रही हैं, टिक रही हैं। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि ये पढ़ लो हो जाएगा, और आप पढ़ गए, हाँ 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 हो गया मैंने तो पढ़ लिया, मेरा तो अब नहीं हो रहा क्लियर, ये अप्रोच नहीं जीवन में रखनी है आपको कि ये सर्टेन चीज हमने कर ली तो हमारा हो गया। ऐसा नहीं होता है, आपको उन चीजों को अपने बहुत अंदर भी डालना होता है, बहुत गहराई से उनको समझना होता है। जैसे प्यार होता है ना, तो प्यार गहराई से होता है, वैसे अगर पढ़ाई से प्यार कर लो, सब्जेक्ट से प्यार कर लो, अपने फेलियर्स को समझ करके कैसे उसे ओवरकम करें उससे प्यार कर लो, तो प्यार का जो फीलिंग होता है ना वो बहुत गहराई तक जाता है। हमारे साथ क्या होता है, हम पढ़ाई वढ़ाई से प्यार नहीं करते, हम प्यार किससे करते हैं, आउटकम से, कि यार अरे असिस्टेंट प्रोफेसर, और आजकल एड्स भी ऐसी आती है, आपने देखा होगा कि ये XYZ व्यक्ति था, इसको कहां पता था कि कल को ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा। तो ये क्या है, ये आपको आउटकम पे फोकस करा रहा है, आपको आउटकम से प्यार है एक्चुअली, रास्ते से प्यार नहीं है, मंजिल से प्यार है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, सैलरी मिलेगी बढ़िया, शादी हो जाएगी और जो है समाज में नाक ऊंची हो जाएगी। नहीं भैया, मंजिल से प्यार करोगे ना तो रास्ता बहुत दर्दनाक हो जाएगा। आप जिस रास्ते से इस समय जा रहे हो, ये अगर आपको उस रास्ते से प्यार नहीं है ना, आप बहुत दर्द की यातनाएं करके आगे जा रहे हो, और इसको फिर ग्लोरीफाई किया जाता है कि अरे जो है बहुत मेहनत करके आगे गए, अरे बहुत पेन सह के, अरे पेन सह क्यों रहे हो भाई, अपने काम से आप प्यार करो, जो आप कर रहे हो ना उसमें अगर आप लव डाल दोगे, है ना, प्यार डाल दोगे, तो वो गहराई तक जाने लगेगा। अब कैसे डालना है उसमें प्यार, कैसे उसको अच्छे से करना है अपने काम को, ये आपके ऊपर है। बहुत लोगों को चैलेंजिंग काम अच्छे लगते हैं तो अपने काम को चैलेंजिंग बना के देखो। पर्सनली मुझे टेक्नोलॉजी वाले काम अच्छे लगते हैं, तो मैं अपनी पढ़ाई को जो आपको पढ़ाता हूँ उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ता हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है। इसीलिए आप देखते हो बहुत बच्चे नोट्स मांगते हैं, मैं कहता हूँ नोट्स नहीं, पीडीएफ नहीं डाउनलोड करने का, अपना नोट्स बनाओ। क्यों? क्योंकि मुझे हर चीज को इलेक्ट्रॉनिक रखना पसंद है, टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है। ये जो पीडीएफ बटते हैं और ये जो बुक भी आजकल चलता है, तो मैं बुक नहीं बनाता हूँ, बनाने को बना दूं और बहुत बिकेगी अगर बना दूं, क्यों नहीं बनाता हूं, मुझे नहीं पसंद है नॉन टेक्नोलॉजिकल चीजें। तो मैं हर चीज टेक्नोलॉजी में करता हूं कि ऐप अलग चल रही है, वेबसाइट अलग चल रही है, आईफोन भी चल जाएगा, है ना, हर चीज इलेक्ट्रॉनिकली सॉर्टेड आपके सामने आ रही है। तो अब क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी से प्यार है, तो मैंने जो भी पढ़ाई है उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। आपको ढूंढना है आपको क्या अच्छा लगता है, और अपनी पढ़ाई को उससे अटैच करना होता है। और इन फ्यूचर जब आप पढ़ने के लिए कुछ नया ढूंढेंगे, मान लीजिए किसी को स्ट्रीम चेंज करनी हो, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। बहुत बच्चे स्कोप देख करके आगे जाने की कोशिश करते हैं, कि बहुत बच्चे पूछते हैं सर मैं सोशियोलॉजी लूं उसमें ज्यादा स्कोप है, या साइकोलॉजी से भी मेरा मास्टर्स है उसमें ज्यादा स्कोप। मैं कहता हूं तुमको अच्छा क्या लगता है तुम उसमें जाओ, वरना बहुत यातना और दर्द भरी पूरी की पूरी आपकी यात्रा होगी। आप मंजिल तो दिमाग में सुनहरी रख लेते हो कि अरे प्रोफेसर बन जाएंगे, ये होगा वो होगा, ठाठ होंगे, लेकिन अगर आपकी जो जर्नी है उसमें मजा नहीं है और बस सोच रहे हो किसी प्रकार से हो जाए, तो बस वही होगा जो हो रहा है, कि ब्लाइंड लग जाएंगे, बस पढ़ते जाओ किसी तरीके से निकल जाए भैया, उसके बाद देखेंगे कि हो जाए तो बस भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे। ठीक है, तो अपनी जो जर्नी है उसको अच्छा बनाओ और थोड़ा दिमाग चलाओ, एनालिसिस के साथ आगे बढ़ो। बिल्कुल आप लोग, मुझे लगता है बहुत बच्चे आंखें बंद करके ही आगे बढ़ रहे होते हैं, कि बस हाँ किसी ने कोई बता दी कि ये किताब है, अब वो आंखें बंद करके पढ़ रहे हैं, अब उनके माइंड में भी नहीं जा रहा है, वो सोच रहे हैं हाँ ये लाइनें हम बोल लेंगे पढ़ लेंगे तो ये मेरा पढ़ाई हो गई। ऐसा नहीं होता भाई, लाखों बच्चे पेपर दे रहे हैं और ऐसा होता तो सबका ही हो जाता नेचर है भाई, आप समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी कोर्सेज वगैरह जो है उसके डेमो वगैरह अवेलेबल हैं, और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे चेक कर लेना, जो भी डेमो वगैरह प्रोवाइड करा दी जाएंगे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर मेरी बात का कोई बुरा लगा तो भाई कमेंट में बता देना कि सर हमें ये चीज बुरी लग गई, बट मैं एक बड़े भाई के तरीके से आपको जेन्युइन सलाह दे रहा हूं कि यार देखो आपको औरों से बेहतर होना ही पड़ेगा, और बौद्धिक रूप से बेहतर। फिजिकली तो ऐसा तो नहीं है कि डंबल आप ज्यादा उठा लोगे तो नेट जेरफ निकल जाएगा, बौद्धिक रूप से औरों से आगे जाना पड़ेगा, और उसके लिए एनालिसिस होना, क्रिटिकल थिंकिंग होना, साइंटिफिक टेम्पर होना, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, और हम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ते हैं एजुकेशन में, उसमें भी ये बात लिखी हुई है। तो वो करना पड़ेगा थोड़ा सा, वरना बहुत मुश्किल है अगर हम केवल आंखें बंद करके एक चीज को फॉलो करते हुए चले जाएंगे।
तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।